नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं सीआरपीएफ टेस्टमैन और टेक्निकल का एग्जाम जो 11 जुलाई 2023 को हुआ है। तीनों शिफ्ट में फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड शिफ्ट है। इन तीनों पारियों में 75 जीके के सवाल पूछे गए थे। 75 में से 74 सवाल मिल चुके हैं। इसलिए वीडियो कल आपके आना था, लेकिन आज 11 के बाद 12 जुलाई को आया है, क्योंकि यहाँ पर सभी सवाल मिलने में टाइम लगा। उसके बाद रियल क्वेश्चन का वेरीफाई किया गया और आपके सामने सभी क्वेश्चन यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट सहित डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आपको जरूर बने रहना है। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। जो भी पेंडिंग पीडीएफ है जल्दी आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट हो जाएगी। आज लास्ट डेट है 12 जुलाई को सीआरपीएफ टेस्टमैन के एग्जाम्स की, तो वो भी एनालिसिस आपको मिल जाएगा कल तक सभी शिफ्ट का। तो वीडियो पूरा देखिएगा। यहाँ पर शुरुआत करते हैं फर्स्ट शिफ्ट के साथ। टेलीग्राम चैनल जो न्यू कैंडिडेट अभी तक नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पे डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हो @trendgk और ज्वाइन हो जाएगा। फर्स्ट शिफ्ट का यहाँ पर 11 जुलाई का पहला सवाल की शुरुआत अपने नाम से ही हो रही है। पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? पंडित जसराज मेवाती घराने से संबंधित है। मेवाती घराना को जयपुर मेवाती घराना, जोधपुर घराना या फिर मियाँ बंदे अली खान बिनकर घराना के नाम से भी जाना जाता है। मेवाती घराना जो घराना जिसके संस्थापक है घग्गे नजीर खान और वाहिद खान बिनकर। ये होलकर कोट इंदौर से संबंधित घराना है, जिसके शिष्य थे इस घराने में पंडित जसराज, मोतीराम, मणिराम, संजीव, अभयंकर। एक सवाल इससे पहले भी पूछा जा चुका है टीसीएस के द्वारा। पंडित जसराज को कब पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो 2000 में इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था पंडित जसराज को। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, न्यू कैंडिडेट जो अभी तक टेक्स्ट बुक से नहीं जुड़े, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, जब तक मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो तो आपकी 50% तैयारी अधूरी मानी जाती है। तो स्मार्ट वर्क के तौर पर यदि आप तैयारी करना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएगा। यहाँ पर एक बार आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास लेना है, जिसमें पास प्रो भी ले सकते हो, पास भी ले सकते हो, जो भी आपके लिए सूटेबल है। पास प्रो की क्या खासियत है? तो पास प्रो एक टेक्स्ट बुक का नया फीचर है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। यानी प्रीवियस ईयर के सभी मॉक टेस्ट, वो भी आप सभी मॉक टेस्ट अनलिमिटेड टाइम रीअटेम्प्ट कर सकते हो। आपको लगता है इस मॉक में मेरे कुछ गलतियां हुई है, तो आप दोबारा उसमें सुधार कर सकते हो, एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। तो ये पास आपको टीटीजी के कूपन कोड के साथ में 449 रुपए में। टेक्स्ट बुक पास का क्या मतलब हुआ? पास का मतलब सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप वहां पर लगा सकते हो। स्टेट लेवल से लेकर सेंट्रल लेवल जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं ना, एक ही पास में सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो अभी ऑफर चल रहा है 11 से 13 जुलाई के मध्य। यदि आप टेक्स्ट बुक पास लेते हो तो टीटीजी के कूपन कोड से आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिनिमम प्राइस में ये पास मिल जाएगा। ईयरली टेक्स्ट बुक पास भी आप ले सकते हो, जिसमें प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट नहीं रहेंगे और अनलिमिटेड टाइम आप इसे री अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। इन दो फीचर के अलावा ये पास भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पर आपको सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड डैशबोर्ड इंटरफेस पर मिलते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कीजिएगा टीटीजी के कूपन कोड के साथ में। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता है? अब भारतीय संविधान की विभिन्न विशेषता है, जिसमें दोहरी नागरिकता तो है नहीं भारतीय संविधान में, एकल नागरिकता है। लिखित संविधान जरूर है भारतीय संविधान, और भी सभी मैं प्रमुख विशेषताएं बता देता हूं भारतीय संविधान की। सबसे लंबा लिखित संविधान, संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण है, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण, सरकार का संसदीय स्वरूप है, संसदीय संप्रभुता है और न्यायिक सर्वोच्चता। तो संसदीय संप्रभुता यहाँ पर है, तो थोड़ा विकल्प और क्या थे आप बता रहा। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एकल नागरिकता, स्वतंत्र निकाय, आपातकाल प्रावधान, त्रिस्तरीय सरकार, सहकारी समिति। ये प्रमुख विशेषताएं हैं संविधान की। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में सचिव कौन था? मार्ले मिंटो सुधार, उसमें भारत के राज्य सचिव थे मार्ले और मिंटो था वायसराय। तो सचिव पूछे तो मार्ले हो जाएगा, लास्ट में वायसराय था मिंटो। और भारत परिषद अधिनियम 1909 को ही मार्ले मिंटो सुधार एक्ट कहा जाता है, जिसमें प्रथम बार निर्वाचन में धर्म के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में किया गया। और भारत परिषद अधिनियम 1909 को ही मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए केवल मुस्लिम मतदाता ही मतदान कर सकता था। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान यहाँ पर किया गया। एक दोस्तों 1919 का अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, इसमें सचिव थे सैमुअल मॉन्टेग्यू, ये ध्यान रखना, और वायसराय थे चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट वाले यहाँ पर 1918-19 में किस महामारी के दौरान भारत में 70 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी? तो 1918-19 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो महामारी आई थी वो इन्फ्लुएंजा थी। तो फ्लू था, इन्फ्लुएंजा महामारी, जिसके दौरान पूरे विश्व में 5 करोड़ लोग मारे गए थे। यानी 3 में से हर एक लोग इस बीमारी से संक्रमित था। इसे स्पेनिश फ्लू भी कह सकते हो। नेक्स्ट सवाल है, बेगमपुरी मस्जिद कहाँ स्थित है? बेगमपुरी मस्जिद है दोस्तों, ये मस्जिद नई दिल्ली में है, ठीक है।
जहांपना नगर नई दिल्ली में बेगमपुरी मस्जिद है जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान बनाई गई है। तो मोहम्मद तुगलक ने बेगमपुरी मस्जिद दुनिया का अभ्यारण्य को जहांपना के लिए प्राथमिक मस्जिद के रूप में बनाया था, जो दिल्ली में नया शहर था जहांपना, वहां पर। नेक्स्ट सवाल नंबर 6 सवाल है सिराजुद्दौला एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था। तो सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ। एक और युद्ध था बक्सर का युद्ध, इसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी और सामने सुजाउद्दौला था। तो आपको पूछा है सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य युद्ध हुआ प्लासी का 1757 में 23 जून को ये युद्ध हुआ। और इस युद्ध में कंपनी की सेना की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव ने हरा दिया। 1757 प्लासी का युद्ध। बक्सर का युद्ध पूछे तो 1764 को 22 अक्टूबर को हुआ, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच में ये लड़ा गया युद्ध। और बंगाल के नवाब यहाँ पर थे मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेजी कंपनी से हार गए थे। पेट्रो रसायन उद्योग का केंद्र कौन सा सिटी है। पेट्रो रसायन उद्योगों का केंद्र है दोस्तों मुंबई सिटी। आपको पूछ रहे पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा, वो जामनगर गुजरात में। यमुना की सहायक नदी कौन सी है। यमुना की सहायक नदी है चंबल है, सेंगर है, छोटी सिंध, बेतवा, कैन। विकल्प में बेतवा था तो यमुना की बेतवा करेक्ट हो जाएगा। 2001 से 2011 तक भारत की दशक की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी। तो 1 से 11 तक है, ये कम से कम 17.64% जनसंख्या बढ़ी थी। तो 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या का प्रतिशत दशक की वृद्धि आज़ादी के बाद से सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई यहाँ पर। इससे पहले 1991 से 2001 तक जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो 21.34% थी। और 1971 से 81 वाला पहले भी पूछा जा चुका है, लगभग 25% के आसपास। भारत में विकसित कौन सा सोशल नेटवर्किंग ऐप है, यानी भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है। तो जिसमें एक विकल्प में कू था, बाकी फेसबुक वगैरह था, इंस्टा वगैरह। तो कू है, ये भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जिसका स्वामित्व है वो बेंगलोर स्थित बॉम्बी नेट टेक्नोलॉजीज के पास है। इसकी सह स्थापना अप्रमेय राधाकृष्ण और मयंक बिदावतका ने की थी। नेक्स्ट सवाल, बाल गंगाधर तिलक ने किस आंदोलन को बहिष्कार योग कहा। कौन सा आंदोलन है जिसको बाल गंगाधर तिलक ने बहिष्कार योग कहा है। बहिष्कार योग कहा है स्वदेशी आंदोलन 1905 वाला जो स्वदेशी आंदोलन है उसको बाल गंगाधर तिलक ने बहिष्कार योग कहा था। पेपेरिन किस में पाया जाता है। पेपेरिन है ये पाया जाता है काली मिर्च में, ठीक है। पेपेरिन एक क्षारीय जो काली मिर्च पाइपर नाइग्रम में मौजूद होता है। इससे पहले एक सवाल पूछा गया था आपके टेस्टमैन में, करक्यूमिन किस में पाया जाता है। करक्यूमिन दोस्तों हल्दी में पाया जाता है, पेपेरिन काली मिर्च में पाया जाता है। चौदार तालाब सत्याग्रह में किसने कहा था कि हम भी इंसान हैं। तो चौदार तालाब सत्याग्रह में ये कहा किसने था कि हम भी इंसान हैं। तो भीमराव अंबेडकर जी इसका आंसर हो सकता है, बाकी श्योर नहीं हूँ क्योंकि इनका एक स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूँ। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो ये सत्याग्रह किया था चौदार तालाब सत्याग्रह, जिसे महार सत्याग्रह कहा जाता है। इस सत्याग्रह में केवल जल के अधिकार तक ही सत्याग्रह सीमित नहीं था। उन्होंने कहा कि जमीन, जंगल, पहाड़, पेड़, सूरज, आकाश पर हर इंसान का समान अधिकार है, ये कभी भी किसी की निजी संपत्ति नहीं हो सकते हैं। ये अम्बेडकर जी का स्टेटमेंट है। और महार सत्याग्रह जिसे चौदार तालाब सत्याग्रह कहा जाता है, ये 1927 को 20 मार्च को भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में सत्याग्रह हुआ था। इसमें अछूतों को महाड़, जो महाड़ जगह है वो वर्तमान में रायगढ़ जिला महाराष्ट्र में है, वहां पर एक सार्वजनिक टैंक में पानी का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी अछूतों को। नेक्स्ट सवाल है, उलगुलान आंदोलन किस आंदोलन को कहा जाता है। उलगुलान आंदोलन ये कहा जाता है मुंडा उलगुलान या फिर मुंडा आंदोलन है, बिरसा मुंडा आंदोलन है, इसको उलगुलान आंदोलन कहा जाता है। बिरसा आंदोलन 19वीं सदी के आदिवासी आंदोलन में सबसे अधिक संगठित और व्यापक आंदोलन में जो वर्तमान झारखंड राज्य के रांची जिले के दक्षिण भाग में 1899 1900 ईस्वी में हुआ था। बिरसा आंदोलन 1900 में। निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का भू प्राचीनतम भाग कौन सा। भारत का प्राचीनतम भाग इनमें से कौन सा है। तो प्रायद्वीपीय पठार करेक्ट हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सबसे पुराना है और नवीनतम भाग है वो हिमालय हो जाएगा। हिमालय और उत्तरी मैदान दोनों नवीनतम हैं। तो भारत की भौगोलिक क्षेत्र में टोटल लगभग 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय रेगिस्तान, तटीय मैदान और द्वीप, जिसमें सबसे ओल्डेस्ट है वो आपकी प्रायद्वीपीय पठार है। अगला सवाल है, सारेगामा पाधनी जो सप्तक स्वर है वो किस उपनिषद में है। इसका जिसको भी सही आंसर पता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। 7 स्वर हैं सारेगामा, वो 7 स्वर का नाम आप देख सकते हो। षड्ज है, ऋषभ है, गांधार, मध्यम, पंचम, द्वैत और निषाद।
अगला सवाल है बेरोजगारी का आर्थिक कारण नहीं है, विकल्प पर आधारित है, बेरोजगारी के कारण का एक सवाल था। नेक्स्ट सवाल है किस रिट में किसी व्यक्ति के पद पर दावे की वैधता की जांच की जाती है? तो ये है दोस्तों क्वो वारंटो। तो क्वो वारंटो जिसका शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार या वारंट के द्वारा। तो इस प्रकार की रिट का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक पद पर अवैध कब्जा कर लिया जाता है। किसी भी सार्वजनिक पद पर, गवर्नमेंट पद पर वहां पर अवैध कब्जा कर दे तो इस रिट के जारी होने के बाद किसी व्यक्ति के पद पर दावे की वैधता की जांच की जाती है कि अवैध कब्जा किया, क्या वो वैलिड है पर नहीं, उसकी वैधता की जांच है वो को वारंटो रिट के द्वारा की जाती है। रिट 5 प्रकार से दायर की जा सकती है। आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा सकते हो आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत। अब न्यायालय द्वारा रिट जारी करने के जो 5 प्रकार है उसमें विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार सवाल आते हैं। हेबियस कॉर्पस से काफ़ी बार आया, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, किसी को अरेस्ट कर लेंगे तो 24 घंटे के भीतर उसको कोर्ट में पेश किया जाना आवश्यक है, नहीं करेंगे तो वो रिट दायर कर सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और अधिकार परीक्षा भी आपको बता दिया, एक निषेधाज्ञा है वो प्रोहिबिशन है, जो स्टे ऑर्डर लाया जाता है वो निषेधाज्ञा। एक परमादेश है, इसके द्वारा न्यायालय अधिकारी को आदेश देता है कि वह उस कार्य को करे जो उसके अधिकार क्षेत्र में, वो परमादेश है। एक उत्प्रेषण रिट भी है, ये तब जारी की जाती है जब हाईकोर्ट को लगता है कि जो निचली अदालत है उनका निर्णय उनकी शक्ति से परे है और फिर भी उन्होंने कोई वहाँ पर डिक्री पारित कर दी है, तो वो उत्प्रेषण रिट के तहत उच्च अदालत निचली अदालत को ये रिट दायर कर सकती है। अजंता गुफा कहाँ पर है? ये सवाल इजी सवाल। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में हैं, जो बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण और शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने यहाँ पर मिलते हैं, जो 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत भी है। एलोरा की गुफाएं भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में, यहाँ पर हिंदू, बौद्ध और जैन गुफाएं हैं, जिसमें सर्वाधिक हिंदू गुफाएं 17 हैं, 12 बौद्ध हैं, 5 जैन हैं। ये भी 1983 में यूनेस्को में शामिल राष्ट्रकूट वंश के द्वारा निर्मित ये गुफाएं हैं। तो ध्यान रखना, एलोरा गुफा जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में वो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा निर्मित है। एलिफेंटा गुफा कहाँ पर है? घारापुरी आइलैंड में है। एलिफेंटा की गुफाएं हैं दोस्तों घारापुरी आइलैंड जो कि मुंबई में है। तो घारापुरी आइलैंड है महाराष्ट्र। 1987 में ये एलिफेंटा गुफा को विश्व विरासत के रूप में शामिल किया गया। नेक्स्ट सवाल, संगीत नाटक अकादमी के प्रथम अध्यक्ष हैं? तो प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर पी.वी. राजमनाथ संगीत नाटक अकादमी के रहे थे। अब इससे पहले संगीत नाटक अकादमी का ऑलरेडी सवाल जो पूछा गया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन है वो कहाँ पर किया था? तो संसद भवन में आयोजित विशेष समारोह 28 जनवरी 1953 में इसका उद्घाटन किया। इसकी स्थापना शिक्षा मंत्रालय ने 31 मई 1952 को की थी और 28 जनवरी 1953 को इसका उद्घाटन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डेयरी प्रोडक्ट बनाने में किस बैक्टीरिया का उपयोग होता है? तो जो लैक्टिक बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। दूध से दही बनाने में भी इसका उपयोग होता है, यानी किण्वन में ये उपयोग किया जाता है बैक्टीरिया। बाबर को पानीपत के युद्ध के बाद किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा और उसके फलस्वरूप बाबर चाहता था कि उनकी सेना मध्य एशिया लौटना चाहती थी, तो वहाँ पर भारत की जो जलवायु है वो उनको सूट नहीं कर रही थी, तो बाबर को पानीपत का युद्ध जीतने के बाद भी भागना पड़ रहा था, मध्य एशिया लौटना चाहता था क्योंकि जलवायु उनको नापसंद थी। तो ये 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें इब्राहिम लोदी को हराया गया था 21 अप्रैल 1526। मानव विकास सूचकांक से एक सवाल पूछा गया था, एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला है। अब देख लेते हैं सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 25 सवाल। सेकंड शिफ्ट का पहला सवाल, उल्टा मंदिर के आकार की बावड़ी कौन सी है? उल्टा मंदिर के आकार की बावड़ी है रानी की वाव, जो आपको मिल जाएगी गुजरात में, जो आपको मिल जाएगी 100 रुपये के नोट पर। तो रानी की वाव न केवल एक बावड़ी है बल्कि इसे उल्टा मंदिर भी कहा जाता है। पाटन गुजरात में स्थित है। बावड़ी का मतलब है सीढ़ीदार कुआं। नेक्स्ट सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य सबसे गरीब है? तो यहाँ पर किस आधार पर पूछा है? वैसे एक भारतीय रिजर्व बैंक ने 2015 में रिपोर्ट जारी की थी। एमआरपी खपत के आधार पर 2010-11 के दौरान बिहार में परसेंटेज ऑफ गरीबी सबसे अधिक थी, यानी 53.50% लोग वहाँ पर गरीब थे। बाकी सबसे कम आय स्तर वाले 3 राज्य में उस दरमियान उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड का था। 2011 की जनसंख्या के अनुसार किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र का ठाणा जिला है, जहाँ पर भारत का सबसे अधिक आबादी है इस जिले की। और सबसे कम आबादी वाला जो जिला है वो अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी है। सबसे अधिक जो जनसंख्या में वृद्धि दर्ज हुई थी वो हुई थी दोस्तों कुरंग कुमे जिला अरुणाचल प्रदेश में 111%। और नागालैंड का जो लोंगलेंग जिला है वहाँ पर नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक दर्ज हुई 58.39%। आपको पूछ रहे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? ऑलरेडी भी आया हुआ है ट्रेड्समैन में। तो पुदुचेरी का माया जिला, जिसका लिंगानुपात सबसे अधिक 1176 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है दमन जिला है। सबसे साक्षर जिला है मिजोरम का शेरछिप, जिसकी साक्षरता दर सबसे अधिक 98.76 है। सबसे कम साक्षर जिला है एमपी का
अलीराजपुर। और उत्तर पूर्वी दिल्ली में प्रति वर्ग किलोमीटर 37,346 व्यक्ति का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक उत्तर पूर्वी जिले में है। दिबांग घाटी में सबसे कम घनत्व 1 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है। सबसे ज्यादा ज्वार भाटा किस खाड़ी में आता है? विश्व के तौर पर देखें तो दुनिया में सबसे ज्यादा ज्वार है वो नोवा स्कोटिया कनाडा में फंडी की खाड़ी में आता है। भारत में सबसे ऊंचा ज्वार है वो ओखा तट पर। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्मारंग पांडुरंग हैं। इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 को मुंबई में की थी। महात्मा गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा, या फिर जो दांडी मार्च है वो कब खत्म हुआ, नमक आंदोलन कब खत्म हुआ? तो नमक कानून तोड़कर इसको खत्म किया गया 6 अप्रैल 1930 को। इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 78 लोगों के साथ गांधी जी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से समुद्र तटीय गांव दांडी, जो नवसारी गुजरात में ये गांव दांडी है, वहां पर पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून को भंग किया था गांधी जी ने। अगला सवाल है, बाजार नियंत्रण नीति की शुरुआत किसने की? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी बाजार नियंत्रण नीति की शुरुआत। ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम किसने शुरू किया? ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम है ये अमेजन इंडिया ने अक्टूबर 2021 में इसकी शुरुआत की। अमेजन फ्यूचर इंजीनियर को लॉन्च करने की घोषणा। इसमें 900 सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के 1 लाख से अधिक छात्रों को सीखने का अवसर मिलेगा 7 राज्यों में। दांतों का क्षरण किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए है वो मुंह के अंदर लार बनाने में मदद करता है। जो लार होती है वो हानिकारक कीटाणुओं को खत्म करती है। तो विटामिन ए कम हुआ तो लार नहीं बनेगी, तो कीटाणु खत्म नहीं होंगे तो दांतों का क्षरण स्टार्ट हो जाएगा। दांतों के क्षरण विटामिन यहाँ पर ए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा दांतों को मजबूत बनाने के लिए विटामिन डी आवश्यक है, जो कैल्शियम और हड्डियों के मजबूतीकरण के लिए विटामिन डी, मसूड़ों के लिए मजबूती के लिए विटामिन सी आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, बाकी आपको एक सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, मुंह की पीएच कितने से कम होने पर दांतों में सड़न स्टार्ट हो जाती? तो 5.5 से नीचे होने पर। क्षत्रिय डांस केंद्र 2008 में कहाँ स्थापित किया गया? इससे पहले भी आ चुका है। तो क्षत्रिय डांस केंद्र ये असम गुवाहाटी में है। जुलाई 2008 में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा क्षत्रिय केंद्र की स्थापना की गई। कथक केंद्र कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला सवाल है, कौन सा नृत्य गोवा का नहीं है? अब गोवा के नृत्य कौन से, ये आपको ध्यान रखना। गोवा में फुगड़ी डांस है, द डेलो, कोर्डिनो, मोरेलू, टोनी मेल भी आपकी गोवा का, धनगर नृत्य, देखनी नृत्य, मांडो, गोप, घोड़े मोदनी, दिवाली नाच, ये सभी गोवा के डांस है जिसमें फुगड़ी इंपॉर्टेंट है, टोनी मेल इंपॉर्टेंट है, द डेलो है और मांडो गोप ये भी इंपॉर्टेंट है। एंग्लो भूटान युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? एंग्लो भूटान युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल था जॉन लॉरेंस। कौन था? लॉरेंस, जॉन लॉरेंस। और जॉन लॉरेंस जो गवर्नर जनरल रहा था वो 1864 से 1869 तक रहा। और जो एंग्लो भूटान युद्ध हुआ, जिसे दुआर युद्ध कहा जाता है, ये 1864-65 के बीच में ब्रिटिश भारत और भूटान के बीच में लड़ा गया युद्ध, और इस युद्ध के बाद हुई थी सिंचुला की संधि। तो आपको पूछ लें कि एंग्लो भूटान युद्ध के बाद संधि कौन सी हुई, तो वो हुई दोस्तों सिंचुला की संधि। 11 नवंबर 1865 को इस पर हस्ताक्षर हुए। आपको पूछ लें एंग्लो नेपाल युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था दोस्तों हेस्टिंग्स। हेस्टिंग है, उसके समय 1814 से 1816 के दरमियान ये युद्ध हुआ था। एंग्लो नेपाल युद्ध है जिसके बाद संगोली की संधि हुई थी, ये ध्यान रखना। 1814 से जो 18 तक युद्ध हुआ था एंग्लो नेपाल, यहाँ पर संगोली की संधि हुई थी 1816 में। और आंग्ल नेपाल युद्ध के समय नेपाल का प्रधानमंत्री भीम सिंह था, इंपोर्टेंट है। मौलिक कर्तव्य के लिए समिति कौन सी है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य ऐड हुए। शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए ऐड किए गए। अब पूछा है मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, तो भाग दोस्तों 4 क आर्टिकल 51 क में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य। तो यहाँ पर इससे पहले भी मैं मौलिक कर्तव्यों का एक्स्ट्रा फैक्ट में बता चुका हूँ। आपको पूछ ले आर्टिकल 51 क का पार्ट ए में कौन सा मौलिक कर्तव्य है, बी में कौन सा है, क्योंकि जी का ऑलरेडी पूछा हुआ है। 51 क जी में कौन सा मौलिक कर्तव्य, तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन है। ये सभी आपको इंपॉर्टेंट है। लास्ट में के वाला मौलिक कर्तव्य जो बाद में ऐड किया गया 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, वो है 6 से 14 वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इब्राहिम लोदी ने किससे युद्ध किया और हार गया? इब्राहिम लोदी ने बाबर से युद्ध किया, और बाबर का ये था पानीपत का प्रथम युद्ध जो 21 अप्रैल 1526 में हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। बाबर के जो प्रमुख युद्ध है पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, तो ट्रिक्स याद रख सकते हो। 1526 में पहला पानी पिया, उसके बाद खाना खाया, पानी पिया। पानी पहले पीना चाहिए, खाना बाद में खाओ। खाना खाने के बाद पानी मत पियो। पानी पिया, खाना खाया, तो खानवा का युद्ध हुआ बाबर का। उसके बाद चंदेरी का, फिर घाघरा का। 1526, 27, 28, 29 ये 4 युद्ध हो गए। खानवा के युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय, और घाघरा के युद्ध बाबर और अफगान महमूद लोदी के मध्य।
पूर्व से पश्चिम गलियारा स्वर्ण चतुर्भुज जोड़ता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्व पश्चिम गलियारा है, ये असम और गुजरात को कनेक्ट करता है। असम का सिलचर और गुजरात का पोरबंदर सिटी इनसे जोड़ते हैं। पूर्व और पश्चिम का गलियारा है, इसकी लंबाई 3300 किलोमीटर है। और उत्तर दक्षिण गलियारा है वो 4000 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, तो उत्तर दक्षिण गलियारा किसको कनेक्ट करता है? तो ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से, यानी आप कह सकते हो स्वर्णिम चतुर्भुज का उत्तर दक्षिण गलियारा 4000 किलोमीटर लंबा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी या कोच्चि से जोड़ता है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग 44 उत्तर दक्षिण गलियारे से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, सबसे कम बेरोजगारी वाला जिला या राज्य कौन सा है? सबसे कम बेरोजगारी का यहाँ पर मैं बात करूँ 2022 का डाटा जो आया है दिसंबर में, CMIE का डाटा, तो बेरोजगारी दर हरियाणा राज्य में सबसे अधिक रही और सबसे कम बेरोजगारी दर ओडिशा राज्य में रही, मात्र 0.9%। हरियाणा में सबसे अधिक 37.4%। कर्नाटक गायन शैली के प्रमुख रूप कौन से हैं? कर्नाटक संगीत देखेंगे तो ये आता है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के जो दक्षिण क्षेत्र है वहाँ पर। और कर्नाटक गायन शैली के प्रमुख रूप की बात करें तो कर्नाटक गायन शैली के प्रमुख रूप में वर्णम, जावाली और तिल्लाना है। कर्नाटक संगीत की प्रमुख शैलियाँ में गीतम, सुलादी, स्वराजाति, जातिश्वरम, कीर्तनम, कीर्ति, पद, तनम, ये सभी हैं। जो वर्णम है ये 3 भाग पल्लवी, अनुपल्लवी और मुक्तिश्वर से बनी होती हैं। इसी प्रकार जावाली और तिल्लाना की बात करें तो जावाली ये प्रेम प्रधान गीतों की शैली है, भरतनाट्यम के साथ इसे विशेष रूप से गाया जाता है। तिल्लाना उत्तरी भारत में तराना के समान ही कर्नाटक संगीत में तिल्लाना शैली है, ये भक्ति प्रधान गीतों की गायन शैली है। और कर्नाटक संगीत की बात करें, पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पिता कहा जाता है। और त्रिमूर्ति है कर्नाटक संगीत की त्यागरास, मुत्तुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री। और हिंदुस्तानी संगीत के गायन की प्रमुख शैलियों की बात करें तो ध्रुपद, होरी, ख्याल, टप्पा, चतुरंग, धमार, ठुमरी, सरगम, तराना और राग सागर। नेक्स्ट सवाल, ICAI यानी द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1949 में हुई। ICAI 1 जुलाई 1949 को स्थापित है। चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट 1949। भोजन से मिलने वाली रक्त शर्करा को कौन नियंत्रित करता है? भोजन से मिलने वाली जो ब्लड शुगर है उसको इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ब्लड शुगर यानी जो कार्बोहाइड्रेट है उसको एनर्जी में बदलने का कार्य वो इंसुलिन करता है। यदि इंसुलिन नहीं हुई तो ब्लड शुगर कोई काम की नहीं है, आपका ऊर्जा नहीं रहेगी, ये जमा होती जाएगी, तो एनर्जी में इंसुलिन उसको कन्वर्ट करता है। अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है इंसुलिन। किसने कहा था कि अवध एक चेरी के समान है जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगा? तो लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी थी? तो अवध है, इसको चेरी की उपाधि डलहौजी ने दी थी, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल, विधवा पुनर्विवाह एक्ट के नेता कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 19वीं सदी 1856 में पारित किया विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, और इस अधिनियम का मसौदा लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था। कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो संगीत रत्नाकर में, जो सारंग देव के द्वारा रचित ग्रंथ संगीत रत्नाकर में हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत दोनों का द्वारा समाधृत मेल मिलता है, जिसमें 7 अध्याय है, तो इसे सप्त अध्यायी भी कहा जाता है संगीत रत्नाकर को। और बाकी यहाँ पर मैं बात करूँ कर्नाटक का नाम कब बदला गया? तो पहले कर्नाटक का नाम मैसूर था, तो 1973 के एक्ट में इसका नाम कर्नाटक किया गया। और कर्नाटक करुनाडु से लिया गया जिसका अर्थ है ऊंची भूमि। और नेक्स्ट वाला है, गुजरात के पश्चिम में अरब सागर से चक्रवात किस खाड़ी से प्रवेश करते हैं? गुजरात के पश्चिम में अरब सागर से चक्रवात कच्छ की खाड़ी से, तो कच्छ की खाड़ी है पश्चिम में यहाँ पर, तो वहाँ से चक्रवात प्रवेश करते हैं। इधर आपको मिल जाएगी खंबात की खाड़ी। नेक्स्ट वाला है, सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति किस विधि के द्वारा बनाई गई है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से जो कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है वो दोस्तों लॉस्ट वैक्स टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक से इस मूर्ति को बनाया गया है। ये इसमें मोम का उपयोग करके सांचे में ढाला जाता है, सांचे को गर्म करते हैं तो मोम बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट सवाल है, मानव विकास और आर्थिक विकास से संबंधित नहीं है, तो स्टेट में आपकी ऑप्शन आधारित सवाल जिसके ऑप्शन नहीं मिले, आप देख लेते हैं। थर्ड सेट में पूछे गए जीके के सवाल। झुरी संगीत किस राज्य का प्रचलित है? झुरी संगीत है दोस्तों हिमाचल प्रदेश का। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार की शुरुआत है वो 2006 में की गई, और ये 40 वर्ष के आयु तक के कलाकारों को ये अवार्ड दिया जाता है, जो कि 2019, 20, 21 में 102 कलाकारों को दिया गया। इस पुरस्कार में युवाओं को 25,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट वाले यहाँ पर दिल्ली सुल्ताना, तो ध्यान रखना उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2006 में इसकी शुरुआत हुई।
दिल्ली सुल्तान जिसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद को देवगिरी भी कहा जाता है, वहां पर स्थानांतरित की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329 में राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। कौन सी सभ्यता स्थल में दुर्ग की चारों ओर दीवार नहीं है? तो सभ्यता स्थल की बात करें तो मोहनजोदड़ो में शहर की दीवारों की कोई श्रृंखला नहीं है, लेकिन मुख्य बस्ती की पश्चिम में गार्ड टावर, दक्षिण में रक्षात्मक किलेबंदी की गई है, लेकिन उसके चारों तरफ वॉल नहीं है मोहनजोदड़ो में। बाकी आपको पूछ ले दुर्ग रहित सिंधु स्थल कौन सा? वो चन्हुदड़ो है, जहां पर दुर्ग भी नहीं है। भारत में स्थिर जनसंख्या वृद्धि अवधि किन किन दशक को निर्दिष्ट करती है? भारत में स्थिर जनसंख्या वृद्धि अवधि 1921 से 51 तक स्थिर जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी, धीरे धीरे स्थिरता में वृद्धि हो रही थी। और बिल्कुल स्थिर जनसंख्या वाला वर्ष है वो पूछ लें तो 1901 से 21 तक की अवधि को जनसंख्या के विकास की स्थिर चरण की अवधि। अब केवल स्थिर चरण पूछे तो आप कहेंगे 1901 से 21 तक स्थिर चरण, और 1921 से 51 तक स्थिर चरण जो नहीं है वो है आपकी जनसंख्या वृद्धि। स्थिर जनसंख्या वृद्धि साथ में ऐड हो रहा है। और जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष कहा जाता है 1911 से 21 के दशक को, जहां पर जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि देखने को मिली है, बढ़ी नहीं घटी है। और उसके बाद 51 से 81 तक को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 से किससे संबंधित है? तो शिक्षा का मौलिक अधिकार, शिक्षा को बनाया गया। आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का आदेश दिया गया। इस प्रकार संविधान के भाग 3 के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के जरिए इसे संविधान में शामिल किया गया। कर्नाटक संगीत में संकीर्तन के प्रतिपादक कौन है? इसका आंसर नहीं मिला, जिसको पता है कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत के पिता के रूप में सम्मानित किया गया था। काल बैसाखी मानसूनी बारिश की परिभाषा से सवाल था। काल बैसाखी आती है बंगाल में, तो बंगाल में तेज गति से चलने वाले तूफान को काल बैसाखी कहा जाता है। इन तूफान को नॉर्वेस्टर या फिर इसे असम में बरदोली छीरे भी कहा जाता है। और ये तूफान खेती के लिए लाभदायक है, थोड़ी बहुत वर्षा होती है तूफान के साथ में। नेक्स्ट सवाल, मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग 132वीं रही, 22 में 132वीं, और इससे पहले 20 में जो आया था उसमें 131वीं रैंक थी। स्विट्जरलैंड इस रैंक सूचकांक में टॉप किया है। नेक्स्ट सवाल, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में किस क्षेत्र को लेकर 1565 में युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा की लड़ाई हुई थी 1565 में। ये हुई थी विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के मध्य। इसमें ये लड़ाई विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया और जो दक्कन सल्तनत है उनके बीच की लड़ाई में ऐतिहासिक लड़ाई, जो कि बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर इनकी संयुक्त सेना लड़ी थी। बहमनी राज्यों की सेना की जीत हुई थी। और यहाँ पर बात करूँ इस लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य की सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो राम राय, ठीक है, राम राय इसका नेतृत्व कर रहे थे। और ये सदाशिव तुल्लु वंश के शासनकाल के दौरान हुई थी 1565 में तालीकोटा का निर्णायक युद्ध, जिसमें 4 बहमनी राज्य शामिल थे। इन्होंने मिलकर पराजित किया किसको? विजयनगर साम्राज्य को। इस युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। इस युद्ध को दोस्तों बन्नी हट्टी का युद्ध या फिर राक्षसी तंगड़ी भी कहा जाता है, तालीकोटा का युद्ध को। और यहाँ पर जो ये युद्ध की बात हो रही थी विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, इनके मध्य इससे पहले भी विवाद चल रहा था। तो विवाद का प्रमुख कारण है यहाँ पर एक तो रायचूर दोआब का नियंत्रण, एक मराठावाड़ा क्षेत्र, एक कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ये 3 प्रमुख केंद्र थे इनके विवाद का। दोआब क्षेत्र के पूर्वी भाग में प्रसिद्ध गोलकुंडा हीरे की खदानें, जिन पर दोनों राज्य नियंत्रण करना चाहते थे। बाकी विजयनगर हिंदू साम्राज्य था और बहमनी इस्लामिक राज्य था, जिसके कारण इनके मध्य मतभेद था। नेक्स्ट सवाल, कौन 1880 के दशक के आर्य महिला समाज का संस्थापक था? आर्य महिला समाज के संस्थापक पंडित रमाबाई सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती और रमाबाई सरस्वती हैं आर्य महिला समाज के संस्थापक। और पूछ ले आपको, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? तो 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की। रामाबाई पुणे में सेवा सदन समाज की संस्थापक भी थी। और रामाबाई रनाडे ने अपने पति और अन्य सहयोगियों के साथ 1886 में पुणे के पहले गर्ल्स हाई स्कूल की भी स्थापना की थी। उकाई डैम कौन सी नदी पर है? उकाई बांध है दोस्तों तापी नदी पर, गुजरात में। अब विभिन्न आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बांध का सवाल पूछें तो कोयना बांध कोयना नदी महाराष्ट्र, गांधी सागर बांध चंबल नदी मध्य प्रदेश, बगलियार बांध चेनाब नदी जम्मू कश्मीर, भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश, मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी केरल में, मैथन बांध बराकर नदी झारखंड में, निम्मो बाजको बांध सिंधु नदी जम्मू कश्मीर, श्रीशैलम डैम कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, चुटक डैम सुरू नदी जम्मू कश्मीर, टिहरी डैम भागीरथी नदी उत्तराखंड में है,
थीन जिसे रणजीत सागर बांध कहा जाता है, रावी नदी पंजाब में है, अलमाटी डैम कृष्णा नदी कर्नाटक में, पोंग बांध ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में, पोचमपाड डैम है गोदावरी नदी तेलंगाना में, मैट्रू डैम है कावेरी नदी तमिलनाडु में, उकाई बांध ताप्ती नदी गुजरात में है, कृष्णराज सागर डैम है कावेरी नदी कर्नाटक में, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, पंचेत बांध दामोदर नदी झारखंड में, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात में है, हीराकुंड डैम महानदी उड़ीसा में है। नेक्स्ट सवाल, कौन से संविधान संशोधन में भाग 9 जोड़ा गया था? तो संविधान संशोधन 73वां, जिसमें भाग 9 को ऐड किया गया। भाग 9 में पंचायतें थी, तो पंचायतों को ऐड किया गया। आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक है वो पंचायतें हैं, और इन पंचायतों के कार्यों में 29 विषय हैं, यानी 11वीं अनुसूची भी ऐड की गई जिसमें 29 विषय, और ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के जरिए पंचायतों को ऐड किया गया। भाग 9A में नगर पालिकाओं को ऐड किया गया, जो कि 74वें संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया। ब्रिटिश महारानी ने कब भारत पर सीधा शासन किया? एक तो यहाँ पर 1858 आंसर आता है। एक आपको पूछ लें, जो ब्रिटिश महारानी को भारत की महारानी का जो दर्जा मिला, एक तरीके से टाइटल मिला, वो कब मिला? तो वो 1876-77 का हो जाएगा। बाकी भारत सरकार अधिनियम 1858 को कंपनी के शासन को समाप्त करके वहां पर सीधा ही ब्रिटिश ताज को स्थानांतरित किया गया। ब्रिटिश क्राउन को भारत का शासन दे दिया गया। 1857 में जो विद्रोह हुआ था, इसी के परिणाम में 1858 को ये शासन दिया गया। शासन की ये प्रणाली वर्ष 1947 तक चली, और रॉयल टाइटल अधिनियम आया था 1876 में, जिसमें ब्रिटिश संसद द्वारा पारित इस एक्ट के जरिए महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी की उपाधि दी गई। तो 1876 में इस एक्ट के जरिए भारत की साम्राज्ञी की उपाधि महारानी विक्टोरिया को मिली, लेकिन जो प्रदान की गई ये उपाधि वो दिल्ली दरबार जो हुआ था, दिल्ली दरबार लगा था 1877 में 1 जनवरी को, उसमें केसरे हिंद की उपाधि या फिर कह सकते हो प्रिंसेस ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई महारानी विक्टोरिया को। नेक्स्ट वाला, खादर मिट्टी नदियों के द्वारा लाया जाता है, इस मिट्टी के मैदानी भाग क्या कहलाते हैं? तो पंजाब हरियाणा में खादर समृद्ध जो बाढ़ के मैदानों को स्थानीय लोग इसे बेट्स या फिर बैटलैंड कहते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी है, इस मिट्टी को कहा जाता है जो नदियों के द्वारा लाए गए खाद से जमा होने से बनती है। ये मुख्य रूप से भारत गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जमा खाद के कारण होती है। तो पुरानी जलोढ़ को खादर कहा जाता है और नवीन मृदा को बांगर कहा जाता है। जो नेक्स्ट वाला है, हड़प्पा सभ्यता काल में सबसे अधिक मुहरें किन की बनी हुई थी? हड़प्पा सभ्यता के काल में जो मुहरें हैं वो दोस्तों सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी हुई थी। ठीक है, सेलखड़ी ध्यान रखना। कृषि ऋण कौन सी संस्था प्रदान करती है? तो नाबार्ड के द्वारा जो लॉन्ग टर्म में कृषि ऋण दिया जाता है। नाबार्ड की स्थापना 1982 को की गई, और नाबार्ड का मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। श्री शाहजी केवी इनके वर्तमान में अध्यक्ष है। तो 12 जुलाई 1982 को स्थापित है नाबार्ड। पीएम प्रणाम योजना किससे संबंधित है? पीएम प्रणाम का मतलब है प्रधानमंत्री प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। तो इस योजना का उद्देश्य है जो रासायनिक खाद उर्वरक है ना, रासायनिक उर्वरक, इसकी जगह जैविक खाद जो वैकल्पिक उर्वरक यानी जैविक खाद का उपयोग को बढ़ावा देना। जो सब्सिडी का बोझ है ना वो जैविक खाद पर स्थानांतरित किया गया। तो पीएम प्रणाम की घोषणा पहली बार केंद्र सरकार ने 2023-24 के बजट में की, और केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सब्सिडी बचत का 50% अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है। इन 50% केंद्र के अनुदान में 70% आपको यहाँ पर रासायनिक खाद की बजाय वैकल्पिक उर्वरक है उसका उपयोग करना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रथम स्थायी प्रतिनिधि कौन था? संयुक्त राष्ट्र में फर्स्ट जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया था यूएन में, वो था समर सेन। तो समर सेन था 1946 से लेकर 1948 तक भारत के प्रथम स्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र में। अमेरिका में प्रथम भारतीय राजदूत था अशरफ अली। वर्तमान में अमेरिका में राजदूत है तरनजीत सिंह संधू। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधि है वो रुचिरा काम्बोज है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द कब ऐड किया गया? समाजवादी शब्द ऐड किया गया 42वें संविधान संशोधन, मिनी संविधान कहा जाता है। 1976 में 3 शब्द ऐड हुए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। किसका मानना था कि अछूतों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, समाज में उनके एकीकरण? तो ये पूरा सवाल नहीं मिला है। अछूतों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल है, ये दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी की मांग थी, और इस मांग के बाद पूना समझौता हुआ जिसमें इस मांग को गांधी जी ने नहीं स्वीकारा, लेकिन इसके बजाय प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए 71 सीटें जो पहले थी विधानसभाओं में प्रांतीय, उसके स्थान पर 147 सीटें की गई। और ये जो पूना पैक्ट हुआ था ये दोस्तों 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी की मध्य, और हस्ताक्षर किया था
भीमराव अंबेडकर जी ने और दूसरी तरफ गांधी जी की तरफ से किया था मदन मोहन मालवीय ने। और इस समझौते के तहत भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को छोड़ दिया था। नेक्स्ट वाले यहाँ पर काजू की खेती के लिए उपजाऊ उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काजू की खेती के लिए लाल लेटराइट मृदा उपयुक्त रहती है। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक पहले भी आ चुका है। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना कलकत्ता में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, तो हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हैं, इसके द्वारा कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई यंग बंगाल आंदोलन की। वह पुर्तगाली मूल के एक भारतीय कवि और हिंदू कॉलेज कोलकाता के सहायक प्रधानाध्यापक थे हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, जिनकी महज 22 साल की उम्र में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट सवाल, भूमध्य सागर से कौन सी वर्षा भारत में प्रवेश करती है? तो भारत में जो सर्दियों के दरमियान पश्चिमी विक्षोभ आते हैं ना, वो भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं और उत्तर पश्चिमी भारत में गैर मानसूनी वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं। एक नर्मदा नदी के ऊपर बने बांधों के क्रम से सवाल पूछा गया था, तो एग्जैक्ट क्या सवाल था बताना। बांधों का क्रम था या बांधों का नाम था, क्या था? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से निकलती है। तो इस टाइप से आपने देखे 75 में से 74 एग्जैक्ट सवाल तीनों शिफ्टों के। एफर्ट के लिए लाइक कर देना, न्यू कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अभी तक आप टेक्स्ट बुक की मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े, अभी ऑफर चल रहा है, टीटीजी के कूपन कोड आप यूज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद।